हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 का एक किससे संबंधित है। ये एडीओ 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तीसरा ऑप्शन है पंचायत को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। चौथा ऑप्शन है पंचायत के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, पंचायत को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। ये जो कथन है वो गलत है, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे जो कथन है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है। इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ई, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 सी, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 243 बी में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान है। बाकी अनुच्छेद 243 सी ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जो के है वो पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 ई जो है ये आपके पंचायतों के कार्यकाल यानी कि अवधि से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 सी, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 एच, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जी, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 243 डी जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। बाकी अनुच्छेद 243 जी जो है ये संबंधित है आपके पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से। और 243 एच जो है ये संबंधित है पंचायतों के द्वारा करारोपण की शक्ति और पंचायतों की निधियों से संबंधित। और सी जैसे कि मैंने बताया अभी कि पंचायतों की संरचना से संबंधित है, आर्टिकल 243 सी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है पंचायत चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्जन, दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, तीसरा ऑप्शन है पंचायत में सीटों का आरक्षण, चौथा ऑप्शन है पंचायत की संरचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, पंचायत चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्जन। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। पहला ऑप्शन है समस्त वयस्क पुरुष, दूसरा ऑप्शन है समस्त वयस्क स्त्रियां, तीसरा ऑप्शन है ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, चौथा है ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है वो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकता है यदि। ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, दूसरा ग्राम सभा में सरपंच एवं उप सरपंच उपस्थित हो, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। अगला प्रश्न है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। पहला ऑप्शन है इसका हल ग्राम पंचायत करेगी, दूसरा ऑप्शन है इसका हल शासन करेगी, मीन्स राज्य शासन करेगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, चौथा ऑप्शन है इसका हल ग्राम पंचायत के मुख्यालय की ग्राम सभा करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही है। सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है। पहला,
वह ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता। तीसरा, 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है। चौथा, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 जितने भी कथन दिए गए हैं वो सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? पहला ऑप्शन है जनपद, दूसरा जिला पंचायत, तीसरा कलेक्टर, चौथा ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। यानी ग्राम सभा की बैठक कौन बुला सकता है? जनपद पंचायत बुला सकता है, जिला पंचायत बुला सकता है और कलेक्टर भी बुला सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान और चयन करना। दूसरा, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना। तीसरा, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण करना। चौथा, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में ग्राम पंचायत के लेखाओं के वार्षिक विवरण पर चर्चा करना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है कार्यों में ग्राम सभा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण करना, ये ग्राम सभा के कार्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, हर गांव के लिए ग्राम सभा होती है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत हैं। तीसरा ऑप्शन है एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णय को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। चौथा ऑप्शन है आदिवासी बहुल पंचायत में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। तो ऐसा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जो है वो दिया गया जो कथन है वो गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। तीसरा, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। चौथा, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। पांचवा, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 5, यानी कि सरपंच जो है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य जो है अपने बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी हमारा राइट आंसर 1, 2, 5 ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? पहला है ग्राम पंचायत का सरपंच, दूसरा है ग्राम पंचायत का उपसरपंच, तीसरा ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, चौथा ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, पांचवा एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, छठवां सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 3, 4, 5, यानी कि आपका जो है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो वो है ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति और ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो और एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है वो क्या कर सकता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है अनुसूचित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के चुनाव, तीसरा ऑप्शन है एक नए राज्य का गठन, चौथा है नगर पालिकाओं के चुनाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये संबंधित है आपके संविधान के अनुच्छेद 244 से। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, एकीकृत ग्रामीण विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक बाजारों और सामाजिक मेलों का प्रबंध,
तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। ये जनपद पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसके द्वारा पंचायत के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? ऑप्शन पहला है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है राज्य के वित्त आयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सही होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।